बहुत समय पहले की बात है। शिवगंज नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम भीमा था। भीमा बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। भीमा के परिवार में उसकी पत्नी लता और उसके 2 बच्चे थे। भीमा सेठ विश्रामदास के यहां लकड़ी काटने का काम करता था और बदले में सेठ विश्रामदास उसे पैसे देता था, जिससे उसका परिवार चलता था। लता, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज कुछ देर हो गई है, बच्चों को स्कूल छोड़ आना। हाँ, मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन मयंक और तनु पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनकी टीचर स्कूल की फीस मांग रही है। तो दे दो ना फीस। कहाँ से दूं? आप जो लाते हैं उसमें मुश्किल से घर चलता है। इतनी तनख्वाह में बच्चों की फीस कैसे भरूं? आप सेठ विश्राम दास से पगार बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, आज बात करूंगा। भीमा काम पर चला जाता है। वहां बाकी मजदूर रघु और नंदू से बातें करता है। आज पगार का दिन है, लेकिन ये सेठ हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता है। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है और अगली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, यह कहकर कि जो मैंने विश्रामदास जी से 500 उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़कर 3000 हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से काट रहा हूं। सही कह रहे हो भाई। मेरी भी पिछली बार की आधी पगार काट ली थी, सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी बीमार थी और मैंने छुट्टी ली थी। भगवान करे इस बार तो पूरी पगार मिल जाए। बच्चों की फीस भरनी है। ऐसे सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद सेठ विश्रामदास के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, तनख्वाह मिल जाएगी। अरे भीमा, अभी माल बिका नहीं है, गोदाम में पड़ा है सब। कल या परसों तक दूंगा। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, घर का खर्चा है, बच्चों की फीस है। सभी निराश होकर घर लौटते हैं। कितनी पगार मिली? अभी नहीं मिली। कहाँ है? कल या परसों दूंगा। पगार नहीं मिला। आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। मैं क्या करूं लता, ये सेठ जी समय पर कभी पैसे देते ही नहीं है। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। 2 दिन बाद सेठ पगार देता है, लेकिन सेठ जी, ये तो RS 2000 ही है। मैंने RS 3000 का काम किया। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। आराम के घंटे काट लिए हैं। लेना है तो लो, वरना कहीं और काम देख लो। बेचारे रघु के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। रघु चुपचाप वह पैसे रख लेता है। भीमा, यह लो तुम्हारे 2000। सेठ जी, आपने वादा आज 3000 का किया था। इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है, इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी। जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता, अब RS 2000 ही मिलेंगे। ऐसे कैसे चलेगा? बच्चों की फीस भरनी है। तो मत काम करो, यहाँ कहीं और देख लो। बेचारे भीमा के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। सभी मजदूर मायूस हो जाते हैं। अरे भाई, ये सेठ विश्रामदास 1 नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी ना किसी दिन इसे जरूर हाय लगेगी। नहीं नंदू, ऐसे नहीं कहते। वह हमारे अन्नदाता हैं। आखिर उन्हीं के वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलते हैं? बस ये 2000, इसमें घर खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं? नंदू, हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम कहाँ आता है?
और कोई काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहां हैं। अब जो भी हो, हमारा तो बस ये सेठ विश्राम दास ही सहारा है। भीमा घर आता है और लता से सारी बात करता है। जी आगे आप कितनी पगार मिला है? लता, इस बार सेठ जी ने बस 2000 ही दिए हैं। बस 2000? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 1000 निकल जाएंगे, फिर 1000 में क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूं लता, अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूं। अजी आप क्या देख लोगे सेठ जी से? पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए आपसे। नहीं लता, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, यह लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूं कि लकड़ी काटने के बाद मैं कहीं और भी काम ढूंढ लूं। सेठ जी के यहां से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूंगा, इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहां पर काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। इतना कहकर भीमा काम पर निकल जाता है और जैसा कि भीमा ने कहा था, वह सेठ विश्रामदास के यहां काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। भीमा पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह भीमा को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर भीमा वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है कि अचानक बहुत सारे भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़े आ रहा है। यह देखकर भीमा बहुत डर जाता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है और वह गुफा में जाकर छुप जाता है। जब भैंसों का झुंड वहां से निकल जाता है, तब भीमा की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया मैं, वरना आज तो इन भैंसों के पैरों तलों कुचला ही जाता, पर यह मैं कहां आ गया। भीमा यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे एक गुफा में टोकरी दिखती है। भीमा उस टोकरी के पास जाता है। यह कैसी गुफा है? यह कैसी टोकरी यहां पड़ी है? इसे मैं घर ले जाता हूं, सामान रखने के काम आ जाएगी। भीमा जैसे ही उस टोकरी को हाथ लगाता है, गुफा में से एक आवाज आती है, रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। मुझे माफ करना, आप जो भी हो, कुछ भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था और उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया और फिर मेरी नजर इस टोकरी पर गई। माफ कीजिए, मुझे लगा यहां कोई नहीं है, तो यह टोकरी किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। भीमा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। मेरी नजर एक बार भी जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूं। मैं एक जिन हूं और इस गुफा की रक्षा करता हूं। जिन? आप बहुत विचित्र लग रहे हैं, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये टोकरी नहीं ले जाऊंगा। यह गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने इस टोकरी को छुआ है तो यह टोकरी तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे ये टोकरी नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रहा था। डरो मत भीमा, तुम ये टोकरी ले जाओ। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि ये जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या यह वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाई करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वह सबकी इच्छाएं पूरी करती थी? हाँ भीमा, ये वही जादुई टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो, पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे, वह चीज ही तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज इस टोकरी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझकर बिना लालच किए इस टोकरी में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। भीमा घर लौटता है और लता को सब कुछ बताता है।
लता, देखो देखो मैं क्या लेकर आया हूं। क्या है ये? एक टोकरी? आप तो काम की तलाश में गए थे ना, फिर ये कहां से लाए? अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, ये जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? कैसी टोकरी? क्या हुआ था आपके साथ? भीमा लता को पूरी घटना विस्तार से बताता है। कैसे भैंसों के झुंड से बचते हुए वह गुफा में पहुंचा, जिनसे मुलाकात हुई और उसे जादुई टोकरी मिली। तो आप कहना चाहते हैं कि इस टोकरी में हमें वही चीज रखनी होगी जिसकी हमें सच में जरूरत हो? हाँ लता, ये टोकरी लालच को बर्दाश्त नहीं करती। हमें बहुत सोच समझकर इसमें वही चीज डालनी होगी जो सच में हमारे लिए जरूरी हो। सुनो, तुम्हें याद है एक बार मैं जंगल से चंदन की लकड़ी लाया था और तुम्हें रखने को दी थी? हाँ, याद है। वो अभी भी अलमारी में रखी है। तो वही लकड़ी इस टोकरी में डालते हैं। अगर ये काम कर गई तो हम चंदन का छोटा सा व्यापार शुरू कर सकते हैं। लता चंदन की लकड़ी लाती है और भीमा उसे टोकरी में डालता है। जैसे ही लकड़ी टोकरी में जाती है, टोकरी में ढेर सारी चंदन की लकड़ियां भर जाती हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार है। देखिए कितनी सारी लकड़ियां बन गईं। हाँ, और अगर मैं इन्हें बाजार में बेचूं तो हमें अच्छे पैसे मिल सकते हैं। तो कल ही जाइए, मयंक और तनु की फीस भी भरनी है। अगले दिन भीमा सेठ विश्रामदास के पास न जाकर चंदन की लकड़ियां लेकर बाजार जाता है। वहां बड़े व्यापारियों से लेकर आम लोग तक उससे चंदन खरीदते हैं। देखो लता, आज इन लकड़ियों को बेचकर मुझे इतने पैसे मिले हैं। ये लो कुछ रुपए, इससे बच्चों की फीस भर देना। वाह जी, अब तो हमारे दिन भी बदलने वाले हैं। हाँ, और अब मैं सेठ विश्रामदास के पास काम करने नहीं जा रहा। तो फिर कहाँ जा रहे हो? वहीं सेठ के पास, लेकिन काम के लिए नहीं। मैं वहां अपने साथियों धनिया, रघु, नंदू, उन सबको ये खुशखबरी देने जा रहा हूं। वो सब भी ईमानदार और मेहनती हैं। उन्हें भी सेठ ने हमेशा दबाया है। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। अकेले की तरक्की में मजा नहीं, साथ चलने से ही असली खुशी मिलती है। अब हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और अपने दम पर एक नया रास्ता बनाएंगे।